हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने एमटीएस हवलदार एग्जाम की तैयारी काफ़ी दमदार तरीके से कर होंगे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग का टारगेट एक ही है, वो है 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में जब भी हम लोग का एग्जाम पड़ जाए और किसी भी शिफ्ट में पड़ जाए तो उस शिफ्ट को हमें फोड़ कर चले जाना है और इस 2024 में एमटीएस में एक सीट को कन्फर्म करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हर एक टॉपिक्स जो एसएससी इस बार 2024 में पेपर को सेट करा है। पहले तो दोस्तों सीएचएसएल को पेपर को सेट किया, उसके बाद सीजीएल को, जो कि आपका इसमें एग्जाम चल रहा है। अब आपकी बारी है एमटीएस की। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं पिछले वर्षों के आधार पर पेपर को सेट करा है। तो आज के इस सेशन में दोस्तों हम आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लाए हैं। आपको एक भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे साइंस के। याद रखिए, बायो के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आज जो हमने इसमें करेंगे, यानी टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे। और साथ ही वही करेंगे जो एसएससी बार बार सवालों को रिपीट कर रहा है हर एग्जामों में। तो याद रखिए दोस्तों, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से ये सेशन कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। 2 क्वेश्चन यानी 6 नंबर की बात है। एक एक नंबर हमें नहीं छोड़ना है, 6 नंबर की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले हैं। ओके दोस्त, तो आज की सेशन में हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे। बायो के 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, ओके, जीव विज्ञान के 20 क्वेश्चन, भौतिक के, रासायनिक के 20। ओके, टारगेट हमेशा याद रखिए 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में। ओके दोस्त, तो वही सवाल करेंगे जो एसएससी बार बार सवाल पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्यूज हम लोग कितने बजे होता है? सुबह 8 बजे और शाम को कितने बजे? 7 PM पे। ये टाइम आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस का सामान्य नाम क्या है? बताइए दोस्तों, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस का सामान्य नाम क्या है? याद रखिए कैरोट ग्रॉस है। तो पहले का हम लोग का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या दिया है? एंकिलोस्टोमा के लिए सामान्य शब्द क्या है? तो एंकिलोस्टोमा के लिए सामान्य शब्द है, याद रखिए, अंकुश कृमि है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? बताइए दोस्तों, कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है फिर उसे अवशोषित करता है? तो ऐसा कौन करता है? याद रखिएगा खमीर है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन। हर एक सवाल साथियों साइंस का जो करेंगे ना, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे दोस्त। एक भी क्वेश्चन हमें या एक भी टाइप का जो सवाल पूछता है एमटीएस ना, एक भी टाइप का भी नहीं छोड़ के जाना है। एमटीएस में यदि सिलेक्शन लेना है तो साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए। जब गाढ़ कोशिकाओं में जल प्रभावित होता है तो उनमें क्या होता है? तो याद रखिए, जब गाढ़ कोशिकाओं में जल प्रभावित होता है तो उनमें एक ही चीज होता है, जो आपका स्टोमिक छिद्र होते हैं ना, वो खुल जाते हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तो क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तो आपका प्रोटीन से भरपूर होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपका इटाई रोग होता है। नाम याद रख लिए, इटाई, जो कि मानव शरीर में जो अधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति हो तो उसके कारण एक रोग होता है, इटाई बोला जाता है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है? अब संचारी रोग यदि हम बात करें तो संचारी रोग ऐसा रोग होता है दोस्त की जैसे कि विषाणु या जीवाणु को काटने से होता है ना, जो कि दूसरी सतहों होता है, शारीरिक द्रव या पदार्थ से होता है, जो मतलब कीड़ा काट लेते हैं हवा के संपर्क में एक दूसरे के फैलते, उसे क्या बोलते हैं? एक प्रकार का संचारी रोग बोलते हैं। तो इनमें से देखिए मधुमेह हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। जैसे आपका HIV होता है, हेपेटाइटिस होता है, TB होता है ना, एक प्रकार का खसरा है, इन्फ्लुएंजा है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो इस सवाल का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए रोगजनक बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज जंतु का एक उदाहरण है? नहीं है। तो जरायुज क्या होता है? सबसे पहले आप जो बीवी पेरस बोला जाता है, क्या बीवी पेरस। अब बीवी पेरस का मतलब क्या होता है? जो जंतु साथियों संतान मतलब कि जन्म देते हैं, संतान को जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते हैं। आपके कौन से ऐसे हैं इनमें बताइए। देखिए ऐसे इसमें जंतु देखिए कि जो कि अंडा नहीं देते हैं, केवल बच्चे पैदा करते हैं। तो बताइए इनमें कौन ऐसा नहीं है? तो याद रखिए पक्षी। पक्षी क्या देती है दोस्त? सीधे आपका अंडा देती है ना। कुत्ता आपका बच्चे देते हैं, बिल्ली भी बच्चे, गाय भी बच्चे देती हैं। पक्षी क्या करता है? अंडा। तो इसे क्या बोलेंगे? ओवी पेरस में, ओ जो अंडा पैदा करते हैं। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? अलैंगिक मतलब क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे बोला जाता है। तो अलैंगिक रूप बताइए दोस्तों, इनमें नहीं है एक। तो याद रखिए परागण बोलते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। गॉल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ किस नाम से जानी जाती है? तो गॉल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है कुंड यानी सिस्टर्नी। तो यहाँ से हम लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 दिया है। किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? तो किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है? याद रखिए गॉल्जी उपकरणों को कहा जाता है। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में क्या आवश्यक है? तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन बनाता है उसमें क्या आवश्यक होता है? तो उसमें एक ही आवश्यक होता है सर जी, आयरन होता है। Fe का बहुत जरूरी होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है? तो बताइए दोस्तों किसमें पायरूट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है? तो वो साथियों मानव पेशी कोशिकाएं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखिए दोस्तों साइंस के बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपके मैंने एनालिसिस किया है कि बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा साथियों तो कठिन तो बनता है साइंस में जो आपका बायो से रिलेटेड है, लेकिन काफ़ी ईजी भी रहता है, याद करने में काफ़ी आसानी होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप जरूर याद करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। मानव में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? तो मानव में जो स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन वो किस भाग में शुरू होता है? तो याद रखिए मुख्य गुहिका में। मुख्य गुहिका जो होता है, डी क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लोग का राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है। मानव शरीर के किस भाग में आपको सुपीरियर रेक्टस मिलेगा? तो किस भाग में आपको सुपीरियर रेक्टस मिलेगा? तो वो मिलेगा आपका नेत्र के भाग में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 क्या दिया है। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? तो याद रखिए जो जोड़ों के बीच मौजूद द्रव होता है जो कि जोड़ों की गति को क्या करता है? आसान बनाता है, तो उसे सिनोवियल बोलते हैं। क्या मेरे भाई? सिनोवियल। इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एक बार जरूर से पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ जाके ज्वाइन करेंगे। इसका पीडीएफ जरूर से एक बार अपने से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी है? तो साथियों इनमें से कौन अपुष्पी है? आवृत्ति विजय यानी जिम्नोस्पर्म या द्विबीजपत्री या जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइटा। तो यदि हम बात करें इनमें से कौन सा अपुष्पी है तो साथियों टेरिडोफाइटा होता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो रहा है? हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत यानी लिवर वर्ल्ड और मासेस में विभाजित है? तो बताइए दोस्तों, इसे याद रखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इनमें से कौन सा वनस्पति का जो जगत लिवर फोर्ट और मॉसेस में विभाजित है? तो वो साथियों आपका ब्रायोफाइटा। यदि आपसे पूछ ले कि पादप जगत जो होते हैं ना, क्या दोस्तों जो पादप जगत होते हैं, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? उभयचर, ये आप शब्द याद रखिएगा। उभयचर याद रखिएगा साथियों, ब्रायोफाइटा को ही बोलते हैं। पादप जगत का जो उभयचर कहा जाता है वो आपका ब्रायोफाइटा को ही कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके दोस्त, याद रखिए जब ये प्रजनन की बारी आता है इसे ना, तो अंडा जब देता है इसे पानी की आवश्यकता होती है। ये आपका मिट्टी में, पौधे की मिट्टी में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या दिया है। उस जानवर की पहचान करें जिसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं है। तो बताइए दोस्तों, तो याद रखिए निडेरियन को। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए
21 दिया है। बिना कृषि दृष्टि दोष वाले एक युवा वयस्क व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? कितना मीटर होता है या सेंटीमीटर? बताइए। बिना किसी दृष्टि दोष वाले एक युवा वयस्क व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपका 25 सेंटीमीटर होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा तत्व जो कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वो है जर्मेनियम। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। इसका जर्मेनियम का समूह कौन सा होता है दोस्त? आपका 14 होता है ना, सभी कुछ समूह जिसे बोला जाता है। और आपका परमाणु संख्या कितना होता है? 32 होता है, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? तो किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? तो ये आपका नाइक्रोम के इनमें से है। बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा दर्शाती है। तो जो विद्युत सेल के प्रतीक में जो मोटी छोटी रेखा दर्शाती है ना, वो क्या दर्शाती है? आपको पता होना चाहिए दोस्त, ऋणात्मक टर्मिनल दर्शाती है। तो ऑप्शन हम लोग का सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए, दाब की मीट्रिक इकाई क्या है जो 0.986923 एटीएम के बराबर होती है? आप याद रखिए दोस्तों, जो एटीएम का उपयोग अधिकतर कहाँ पर होता है? तो आपका जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने के लिए सबसे अधिक इसका किया जाता है, और आपका उसका वर्णन करने के लिए भी इसे ही किया जाता है। और आपसे हम पूछ दें कि आपका जैसे ये सवाल किया, दाब की मीट्रिक इकाई क्या जो कि 0.986923 एटीएम के बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका बार हो जाएगा। अब एक बार बराबर यदि आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? एक बराबर आप याद रखिए दोस्त कितना होता है? 0.98 होता है। अब वही पूछ दे कि एक एटीएम बराबर कितना होता है, ये सब जानकारी आपको पता होना चाहिए दोस्त। एक एटीएम बराबर कितना होता है? तो 1.01325 किसके बराबर होता है? तो ये बार के ही बराबर होता है। एक एटीएम बराबर इतना बार होता है। और यदि हम पूछ जैसे आपका क्या दिया है, एक गैलन के बराबर कितना हो जाएगा? तो कोई बता सकते हैं एक गैलन बराबर कितना होता है? एक गैलन बराबर कितना हो जाता है? तो आपका 3.785 लीटर होता है मेरे भाई, लीटर याद। और एक यार्ड जैसे आपका ऑप्शन ए एक यार्ड दिया है, तो एक यार्ड मतलब 3 फुट बोला जाता है इसे। 3 फुट या आपका 36 इंच भी बोला जाता है। और आपका क्वार्ट की भी बताते हैं, क्वार्ट बराबर कितना होता है? 32 द्रव्य के बराबर होते हैं ये। ओके दोस्त, तो इतनी जानकारी आपको पता हो जाए, कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, केंद्र की ओर लगने वाला बल का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग, अभी केंद्रीय बल बोला जाता है, जो केंद्र की ओर लगता है दूसरा बल। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्या दिया था कि ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को कहा जाता है अकॉस्टिक्स बोला जाता है, अकॉस्टिक। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वे वस्तु जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है में कहलाती है? बताइए, वे वस्तु जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है तो वो कहलाती है आवृत्ति गति। क्या दोस्तों? आवर्ती गति बोलती है। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29, 1851 में किसके भंवर धाराओं की परिघटना का खोज जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तलों में चालक के भीतर बंद लूप में प्रभावित होता है? तो बताइए दोस्तों, जैसे कि आपसे सवाल पूछ दिया कि 1851 में किसी भंवर धाराओं की परिघटना की खोज का जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तलों में चालकों के भीतर बंद लूप में प्रभावित होती है, तो ये किसने किया था इसकी खोज? तो याद रखिए लियोन फौकॉल्ट ने किया था, लियोन फौकॉल्ट। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 30, विलेम कॉनराड रोएंटगेन ने क्या खोज किया था? तो ये किया था आपका एक्सरे की खोज। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सरे की खोज किसने किया था, तो विलेम कॉनराड रोएंटगेन ने किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, शुद्ध गति की श्यानता की गॉसियन इकाई क्या है? तो शुद्ध गति की श्यानता की गॉसियन इकाई होती है आपका स्टोक्स होती है। सी ऑप्शन स्टोक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है? तो कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है? तो आपका समतल कोण है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो ऊर्जा की इकाई है।
तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखिए 34। निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? तो कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? तो याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ हम आपसे पूछ दें कि आई क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण होता है। क्या दोस्त, जड़त्व आघूर्ण होता है। और आपका यहाँ पे यम क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। और आपका दोस्त आर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका घूर्णन हो जाएगा। याद रखिएगा, एम आपका द्रव्यमान, आर आपका घूर्णन, आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर। आई क्या होता है इनमें, तो जड़त्व आघूर्ण होता है। ध्यान देंगे आप लोग दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 35। वायु गर्म करने पर होती है और ठंडा करने पर होती है। तो बताइए दोस्तों, वायु गर्म करने पर हमेशा याद रखिए प्रसारित होती है। क्या होती है दोस्त, प्रसारित होती है। और ठंडा करने पर क्या होती है, संकुचित हो जाती है। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके मेरे भाई, बिल्कुल सर जी। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? तो याद रखिए दोस्तों, परिमाण बोला जाता है। जो किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को बोलते हैं परिमाण। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किसी पिंड की गतिज और स्थिति ऊर्जा उसकी ऊर्जा के घटक है। तो किसके घटक के है, तो यांत्रिक ऊर्जा के घटक है। जो किसी पिंड की गतिज और स्थितिक ऊर्जा उसकी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा के घटक होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा कठिन तो लग रहा होगा, लेकिन मेरे भाई देखिए साइंस छोड़ के तो हमें नहीं जाना है। तो इसलिए यूट्यूब पर मैं देखना भी कोई क्लास साइंस से सही करवाना है, तो मेरे भाई आपको एक भी क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाने देना है। तो एक तो क्वेश्चन भी हमको हर एक मतलब 25-25 में करना है। तो उसके लिए हर एक टॉपिक से पढ़ के ना, तो बीच बीच में आपको साइंस का भी क्लास प्रोवाइड करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 38। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो लगभग दोस्तों 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे? बताइए किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो सर जी ये होता है आपका एल्युमिनियम का। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। अब यहाँ से हम बात करें निकिल। निकिल के बारे में आपको पता है, जैसे आपका क्या होता है साथियों, ये निकिल क्या है, ऊष्मा और विद्युत का क्या है, सुचालक है। निकिल क्या है, ऊष्मा और विद्युत का क्या सुचालक है। और हम यही स्टील की भी बात करें, यहीं पे हम मान लीजिए स्टील की बात करें, क्योंकि आपके पेपर निकिल पूछता है जो कि ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। और स्टील साथियों लोहे और कार्बन क्या है, मिश्र धातु है। लोहा और कार्बन क्या है, ये मिश्र धातु है। स्टील के बारे में आप लोग जानकारी रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मामिति यानी कैलोरीमेट्री की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो बताइए कैलोरीमेट्री की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है तो कौन करता है? तो एक ही करता है, आपका स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का माप। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। माप या मापन भी बोल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तीसरे कक्षा में एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो साथियों तीसरे कक्षा में एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आज हम आपको ऐसे जानकारी देंगे। आपको इसे पकड़ के चलना है दोस्तों। आप देखेंगे किसी कोष में जो आपका ऐसे होता है ना, किसी कोष में संयोजित इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम संख्या का मुख्य क्वांटम क्या होता है, एन के बराबर होता है। सूत्र क्या होता है, सूत्र मेरे भाई याद रखिए आप लोग, क्या होता है सूत्र बराबर क्या होता है, 2n स्क्वायर होता है ना, जिससे आपका आप देखेंगे KLMN होता है ना मेरे भाई। तो K में कितने हो जाएंगे, K में आपका 1 हो जाएगा। तो n यहाँ क्या कितना है, n केवल 1 है। तो 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1। तो K में आपका कितना होगा 2 होगा आपका। जैसे आपका फॉर्मूला ये 2n है। अब हम k की बात करें तो k बराबर 1 होगा, तो आपका n भी बराबर 1 ही हो जाएगा। तो 2 n की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो 2 × 2, उसके बाद k के बाद l आ जाएगा। k l कितने नंबर 2 हो जाएगा। तो n भी आपका इधर 2 होगा। तो 2 × 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूना 8। तो k l में कितना हो जाएगा, l में आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जैसे 2 8 18 होता है ना, उसी प्रकार k l m का हम बात करें, m में 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 2 × n की जगह 3 रखेंगे तो n स्क्वायर है। तो n की 3 का रखेंगे कितना हो जाएगा, n की जगह 3 3 का 9 दूना 18, तो कितना हो जाएगा 18। तो हमसे किसका पूछा, m का पूछा है, तो कितना आ जाएगा 18। देखिए ऑप्शन है सी हो जाएगा। उसी प्रकार n का पूछ ले तो KLMN, n आपका 4 नंबर पर आएगा, n आपका 4 नंबर पे। तो n की जगह आप 4 रखेंगे, 4 की स्क्वायर 16, 16 दूना
32 हो जाएगा। तो आप फार्मूला बस पकड़िए 2n² KLMN, हमेशा याद रखिएगा। K का मान 1, L का मान आपका कितना हो जाएगा तो 2, और M का मान 3, N का मान कितना हो जाएगा आपका 4। अब यही जो आप फार्मूला है ना, N आपका 1 ही है, N आपका 2 ही है, N आपका 3, जिसका पूछ ले। मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग हमें क्या दोस्त, M का तो हम बताएं, K का बताइए, L का बताइए, N का बताइए। चलिए बताइए 2n² आप लोग हमें बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में इन्हीं ऑप्शन में तीनों को बताएंगे आप लोग। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की छवि साइप्रस के मानचित्र पर दिखाई गई है जिससे तत्व को इसका नाम मिला है? बताइए किस तत्व की छवि साइप्रस के मानचित्र पर दिखाई गई है जिससे तत्व को इसका नाम मिला है? तो वो तत्व हमेशा याद रखिए दोस्तों, तांबा है। सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। परमाणु संख्या की बात करें तो 29 होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, निम्न में से कौन सी धातु अमलगम में सदैव एक घटक के रूप में विद्यमान होती है? अमलगम की बात क्या होता है, जैसे अमलगम आपका होता है एक या अधिक धातुओं में मतलब कि साथ आपका क्या होता है, पारे का मिश्र धातु होता है। मरकरी पारे का किसे बोलते हैं, मरकरी पारे बोलते हैं। अमलगम वही होता है दोस्तों कि एक या एक से अधिक धातुओं में के साथ पारे का मिश्र धातु करता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट। पारा को क्या बोलते हैं, मरकरी ही बोलते हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान लगभग 14 है? तो इनमें से बताइए किसका पीएच मान लगभग 14 के बराबर है? तो लगभग आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल यहाँ सबका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 45, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो सर जी एल्कली बोलते हैं। एल्कली, जो जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं, एल्कली बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करने पर निष्कर्षित किया जाता है, क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक गर्म करके आकर्षित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो याद रखिए प्रगलन बोला जाता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन प्रगलन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मेथिल एथिल कीटोन, बताइए मेथिल एथिल कीटोन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सर जी ये 2-ब्यूटेनोन, किससे साथ 2-ब्यूटेनोन, यहाँ देखिए 2-ब्यूटेनोन। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर जब जलाया जाता है, जो उत्पन्न ज्वाला होता है उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग हमेशा येलो होता है, पीला होता है मेरे भाई, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ से हम लोग का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप यानी एलोट्रॉप नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा कार्बन का अपरूप एलोट्रॉप नहीं है? तो आपका ट्राई सल्फर है, याद रखिएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल H3 जिसे बोलते हैं, ट्राई सल्फर बोलते हैं इसे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा एक। ओके, सल्फर का एक अपरूप ही है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? सभी को पता होगा इथेनॉल होते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH होता है। ओके देख आप लोग, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। आप लोग इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH, इसको भी इथेनॉल ही बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ में 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन ये है, और आपका हाइड्रोजन देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 2 5, और आपका OH तो लास्ट में रहेगा, तो C2H5OH भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए। चलिए दोस्तों बताइए, निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी के उनके स्थान आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए, बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा साथी। मैग्नीशियम कितना होता है, तो सर जी 12 होता है। और आपका लिथियम कितना होता है, 12 होता है। तो लिथियम 12, सोडियम यानी कितना होता है 11 होता है, पोटेशियम यानी कि आपका कितना होता है 19 होता है। ध्यान देंगे साथ ही जो आपके जैसे कि सवाल पूछा ना कि आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन की, इसका मतलब क्या है, आवर्त सारणी की जो समूह होता है, मतलब कि जो आपका लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सब क्या है, ये क्षार धातु समूह से संबंधित है। क्षार धातु जो होते हैं उससे समूह संबंधित, लेकिन आपका जो मैग्नीशियम है ये आपका क्षारीय मृदा से संबंधित नहीं है, तो इसलिए आपका ये क्या है, क्षारीय स्थान के आधार पर असंगत धातु है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52,
रूसी रसायनज्ञ दिमित्री इवानोविच मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? बताइए दोस्त, नाम देख लीजिए। रूसी रसायनज्ञ दिमित्री इवानोविच मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो लगभग साथियों 63 थी। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए दोस्त 53 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस समूह के तत्वों के कैलोजन कहा जाता है? तो किस समूह के तत्वों को कैलोजन कहा जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, ये कहा जाता है समूह 16। समूह 16 कौन कौन होते हैं आपके? हमने बताया ओ सा सी टे पो। जैसे इसका मतलब आपका ऑक्सीजन सेलेनियम, जैसे ऑक्सीजन सेलेनियम, उसके बाद ओ सा ऑक्सीजन सेलेनियम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सेलेनियम। ऑक्सीजन के बाद जो समूह 16 समूह कौन होते हैं? ऑक्सीजन आपका, एक तो सल्फर और आपका सेलेनियम, उसके बाद एक आपका टेलुरियम, ओ सा सी टे, उसके बाद पो का मतलब पोलोनियम, उसके बाद एक और होता है लीबर मोर्टियम होता है, एलबी से नाम देते हैं, ओ सा सी टे पो एलबी। याद रखिएगा, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोरियम आपका लीवर मोर्टियम बोला जाता है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। कार्बन के अपरूपों के संबंध में असंगत शब्द की पहचान कीजिए। बताइए इनमें से आपको करना है तो टंगस्टन हो जाएगा सर, तो टंगस्टन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ से हम लोग का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। ग्रेनाइट का प्रमुख घटक क्या है? तो ग्रेनाइट का प्रमुख घटक क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, एक तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो सिलिकॉन और डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SiO2 होता है, और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है? Al2O3 होता है। तो ऐसा कौन है? SiO2 Al2O3, SiO2 Al2O3। देखिए बी ऑप्शन दे रखा है। तो इसे क्या बोला जाता है? सिलिकॉन और डाइऑक्साइड आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ध्यान देंगे। ओके, तो यहाँ से 55 का बी ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। द्रव में गैसों की घुलनशील तापमान में कमी के साथ क्या होती है? स्थिर हो जाती है या क्या होती है? तो सर ये बढ़ती रहती है, बढ़ती है। ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। ईस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? एक प्रकार का दोस्तों देखिए फल जैसी मीठी होती है ना, वैसी हो जाती है, फलों जैसी मीठी महक हो जाती है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? हम लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। 1894 में विलियम रैमरसन, देखिए हम इस तरह इस सवाल करा रहे हैं दोस्तों क्योंकि आपके पेपर में सवाल बनता है मेरे भाई, हर शिफ्ट में बनता है। 2023 का पेपर उठाइए और देखिए साइंस जो सवाल आया ना, पूछा गया आपका है। जैसे 1894 में विलियम रैमसे ने किस वैज्ञानिक के साथ मिलकर यह प्रमाणित किया कि हवा में भी एक तत्व उपस्थित होता है जो कि उस समय तक अज्ञात था, जिसे ऑर्गन नाम दिया गया? बताइए इससे किसने किया था? लॉर्ड रेले ने किया था ऐसा। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59। देखिए एक सेकंड मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 56 दिया है। C6H6 का सामान्य नाम क्या है? सभी को पता होगा, बेंजीन बोला जाता है। बेंजीन C6H6 होता है, ऐसे जो बनता है आपने क्लास 12 में बनाया होगा जब भी। ये सब क्या होता है? ये सब आपका कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, याद रखिए। 6 हाइड्रोजन भी होते हैं इसमें बेंजीन में। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा क्वार्टज का प्राथमिक घटक है? तो सर जी सिलिका है। बी ऑप्शन यहाँ से कहा जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपका टोटल आपका साथियों 60 कंप्लीट क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स से 20, बायो 20, आपका केमिस्ट्री 20। तो दोस्त आप सभी कितना स्कोर बना पाए आप लोग? देखिए दोस्त, एक आपसे उम्मीद करूंगा आपने इस सेशन काफ़ी अच्छे से हल तो किया होगा, काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट भी किया होगा। एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। जो आपको हम टॉपिक शाम को 7 PM पे दे रहे हैं, बिल्कुल डेली का डेली साथियों चैप्टर वाइज हम इसमें आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कि आपको हर एक क्लास को अच्छे से देखिएगा। चैनल पर नहीं तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल ईमानदारी से आपके लिए पूरा डेडिकेटेड ये चैनल एकदम आपके लिए मेहनत कर रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं कि गैप हम कर रहे हैं मेरे भाई। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी का बस सिद्धांत की चैनल पे नहीं तो एक सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेट मिलता है कि आपको लोग क्लास दमदार प्रोवाइड करें। ओके दोस्त, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नई सेशन के। इस समय हम लोग का दोस्त दोपहर के, याद रखिएगा दोपहर के 12:30 बजे इसमें लाइव क्लास चल रही है मेरे भाई। आप लोग तैयार रहेगा दोपहर के 12:30 बजे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।